हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आपकी क्लास 10 की जो मैथ्स है उसमें एक चैप्टर होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है ना। माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यक भी बोल देते हैं। तो समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये, है ना। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको, ठीक है ना। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो भी बड़े मज़े के साथ में इस प्रश्नावली को करते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखो, इस प्रश्नावली जो है आपकी 17.1 है ना, आरबीएसई की है ये। बाकी मैटर बेटा सब में एक जैसा होता है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड हो, है ना। बेसिक कंसेप्ट अगर हमारे समझ में आ जाते हैं तो हम प्रश्न बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समांतर माध्य, माध्य का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि राम और श्याम दो लड़के हैं, राम के पास में 20 रुपये हैं और श्याम के पास में 30 रुपये हैं। तो उनका माध्य अगर निकालना है तो 20 और 30 को जोड़ दो। और राम और श्याम कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं, 2 का भाग दे दो। तो 20 और 30 कितने हो गए? 50। 50 में किसका भाग दे दिया? 2 का। तो कितना आ गया? 25 आ गया। तो एवरेज उनके पास 25 रुपये हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर 3 होते, राम श्याम मोहन, 20 माना उसके पास 20 रुपये, उसके पास 30 रुपये, उसके पास 50 रुपये हैं, ठीक है ना। तो उनका माध्य कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। तो 20 + 30 + 50 में 3 का भाग दे देंगे, है ना। तो 20 और 30 50, 50 और 50 100, 100 में 3 का भाग दे दोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3, यानी 33 रुपये 30 पैसे के 33 पैसे के आसपास आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यानी जितने आपको संख्याएं दे रखी हैं उन सबको जोड़ लो और जितने नग संख्याएं दी रखी हैं उतने का भाग दे दो। तो वो क्या निकल जाता है? समांतर माध्य निकल जाता है ना। तो देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा के गणित के विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, है ना, ये उनके जो उनको मार्क्स मिले हैं, एक को 52, 75, 40 ये दे रखें, तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल, देखो बेटा इन सब को जोड़ दो। और कितने बच्चे हैं? ये 10 बच्चे। देखो ये खुद कह रहा है 10 छात्रों, और अगर ये ध्यान है तो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे हम इसका? इस प्रश्न का समांतर माध्य 10 संख्याओं को जोड़ के और 10 का भाग दे देंगे। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? यानी 52 + 75 + 40 + 70 + 43 + 40 + 65 + 35 + 48 + 52, है ना। 52 हो गया बटे 10। 10 का क्या दे देंगे? इन सबको जोड़ के 10 का भाग दे देंगे। इनको सबको जोड़ने के बाद में जो संख्या आती है वो आती है 520। अब तुम ऐसा मत कहना सर जोड़ के भी दिखा दो ठीक है ना। इन सबको जोड़ेंगे 10 संख्याओं को तो 520 आ जाएगा, और इसमें 10 का भाग देंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, तो क्या आ गया? 52। तो ये क्या है? अंक हैं। तो 52 मार्क्स एवरेज आ गए, यानी उस क्लास के बच्चों के कितने एवरेज मार्क्स हैं? 52। यानी एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि उस क्लास के बच्चों के 52 यानी 52% के आसपास मार्क्स आए हैं। तो कुछ बच्चों के कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं, तो एवरेज बीच की ही चीज़ मिल जाती है हमको, है ना। ये इसका आंसर हो गया, है ना। देखो कितनी आसान है, सिंपल। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न सरल हैं, 1-2 प्रश्न थोड़े से समझने लायक है, उनको भी अपन बहुत अच्छी तरह समझेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारी जो 4th क्लास होते हैं ना बेटा, चपरासी जो होते हैं, वो का मासिक वेतन दे रखा है। उनकी मंथली जो इनकम है 4 है। 4 कितने चपरासी हैं? 1 2 3 4 पियोन हैं, है ना। उनका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो चारों को जोड़ के 4 का भाग दे दो, सिंपल, ठीक है ना। तो सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा है, तो सहायक कर्मचारियों के वेतन का समांतर माध्य, है ना। तो या तो आप लिख दो समांतर, वो सहायक कर्मचारियों के वेतन का समांतर माध्य लिख दो, या सिर्फ समांतर माध्य लिख सकते हो आप। तो समांतर माध्य जो होगा वो वेतन का होगा, ये जरूर ध्यान रखना। और वेतन किस में? रुपए में है, तो आंसर भी किस में आएगा? रुपए में आएगा। तो चारों को जोड़ा, 1720 + 1750 + 1760 + 1710 बटे 4, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद आता है 6940। 6940 में जब 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा 1735 रुपये,
ये आंसर आ गया इसका, है ना। अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखो, हाँ, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है। अब इसमें समांतर माध्य दे रखा है ना, समांतर माध्य दिया हुआ है हमें, है ना, और ये जो संख्याएं हैं उनमें एक संख्या अज्ञात है x, तो उस x का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान है देखो। तो अब हमको क्या दे रखा है बेटा, ये संख्याएं हैं 3 4 8 5 x 3 2 1, कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, है ना। तो समांतर माध्य क्या होता है, उन आठों को जोड़ के 8 का भाग दे दें, ठीक है ना, और उसको किसके बराबर कर देंगे, जो समांतर माध्य हमको दे रखा है उसके बराबर कर देंगे, है ना। तो ये कैसे होगा देखो, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 ना, ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है ना। और इनमें कितनी है देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने का भाग दे देंगे, 8 का भाग दे देंगे, 8 का भाग दिया। और वो समांतर, इसमें 8 का भाग देने पर समांतर माध्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको, और वो हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना। तो देखो बेटा इन सबको जोड़ लो, 3 और 4 7, है ना, 7 और 8 15 और 5 20, 3 23 और 2 25 और 1 26, 26 + x हो गया, क्या हो गया ये 26 + x, यानी x को अलग कर देंगे, यानी बाकी अंकों को सबको जोड़ लेंगे और +x लिखेंगे, ये देखो ध्यान रखना जोड़ने में। तो ये हो जाएगा 26 + x बटे 8 बराबर क्या है 4। अब देखो ये एक समीकरण बन जाएगा, है ना, समीकरण हल करे थे ना 9th क्लास में आपने। तो देखो इसको इस बज गुणा कर देंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे और 4 को किससे करेंगे, 8 से। तो 26 + x का गुणा तो किसके साथ किया, 1 के साथ, और 4 का गुणा किसके साथ किया, 8 के साथ। तो देखो 26 + x को 1 से करेंगे तो 26 + x ही आएगा, और 4 8 32। तो x बराबर क्या हो गया 32, और प्लस के 26 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 26। तो x का मान कितना निकल गया, 6 आ गया। 32 में से 26 घटाओगे तो 6 आ गया, है ना, यही आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ देखो बेटा, कि अगर x की जगह 6 होता, x की जगह क्या होता, 6 होता, तो ऑटोमेटिक इनका समांतर माध्य 4 आ जाता। देखो x की जगह 6 होता तो देखो इन बाकी की संख्याओं का जोड़ तो 26 है ना, और x की जगह 6 होता तो 26 और 6 कितने हो गए 32, और 32 में जब 8 का भाग दोगे तो 8 6 का 32, तो 4 आ गया ना अपने आप, ठीक है ना। तो अगर संख्याएं दे रखी हैं तो समांतर माध्य निकाल सकते हो, और अगर एक आध संख्या मिसिंग है और समांतर माध्य दे रखा है तो उससे वो संख्या निकाल सकते हो आप, है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा देखो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में इतने रन बनाए हैं। देखो पहले में 60 62 56 64 0 आउट हो गया, ये 0 पे ही 57 32 33 27 9 और 71, ये 10 पारियों के रन हैं। उनके इन पारियों के रनों का औसत निकालवाना चाह रहा है। सिंपल, और एवरेज बोल दो, औसत बोल दो या समांतर माध्य बोल दो, बात एक ही है। तो इन सबको जोड़ के और कितने का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, रनों का औसत, है ना। तो क्या निकल जाएगा फिर आपके पास, रनों का औसत, 10 पारियों में रनों का औसत। ये तो देखो तुमको पता होगा, है ना, कि एवरेज रन रेट बोलते हैं, तो इसी तरह से एवरेज निकालते हैं वो जो क्रिकेट के मैच होते हैं ना उनके अंदर। तो क्या है देखो बेटा, एक में 60, फिर 62, फिर 56 + 64, फिर 0 + 57, सबको जोड़ रहे हैं, फिर 33 + 27 + 9 + 71, और कितनी पारियों की हैं ये बात, 10 पारियों की है ना। और इन सबको जब जोड़ा, है ना, तो ये आता है आपके 439, कितना आता है 439/10। तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे राइट साइड से, तो यहाँ आ जाएगा क्या आ गया 43.9 रन, ये एवरेज आ गया, ठीक है ना। देखो कितने आसान आसान प्रश्न हैं। अब हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये एक मासिक परीक्षा में, है ना, मंथली कोई एग्जाम है, 10 बच्चों ने भाग लिया, अंग्रेजी में निम्न रन मिले उनको, वो रन क्या अंक मिले, ठीक है ना। समांतर माध्य गणना करवाना चाह रहा है आपसे। तो ये रोल नंबर है, अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर है, और ये उनके प्राप्तांक हैं जो उनको मार्क्स मिले हैं,
है ना। तो मार्क्स रनों का वो उसका अंकों का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो इन अंकों को जोड़ के, इनको नहीं जोड़ेंगे, रोल नंबर को नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना, इन प्राप्तांकों को जोड़ेंगे, जो मार्क्स मिले हैं इनको जोड़ के, और कितने हैं ये 10 बच्चे हैं, तो वैसे भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको जोड़ के 10 का भाग दे दो, सिंपल। तो क्या निकल जाएगा, उस मासिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अंकों का समांतर माध्य, अंकों का समांतर माध्य। 10 को जोड़ देंगे तो 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बटे 10, इसका भाग लग जाएगा 10 का। तो जब इनको सबको जोड़ेंगे हम इन अंकों को, तो ये आ जाता है 220। इन सब का जोड़ कितना आता है 220 बटे 10, तो कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 22 अंक आ गए। तो एक आइडिया लग जाता है कि भाई बच्चों के कितने आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, 22 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, एक विद्यालय के पुस्तकालय से, है ना, एक स्कूल है उसकी लाइब्रेरी से 10 दिन में 10 डेज में छात्रों को दी गई पुस्तक, जैसे बच्चे इश्यू करवाते हैं ना बुक्स, वो तो ये इतनी संख्या दे रखी है ना। माना एक दिन में 300, फिर अगले दिन 405 किताबें इशू हुई, फिर अगले दिन 455 किताबें इशू हुई तीसरे दिन, चौथे दिन 489 किताबें इशू हुई, फिर 375 किताबें इशू हुई पाँचवें दिन, छठे दिन 280, इस तरह से। तो 10 दिन की जो किताबें इशू हुई हैं उनकी संख्या दे रखी है। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या पूछ रहा है, तो औसत या समांतर माध्य पूछ रहा है, सिंपल। तो इन 10 को जोड़ के और किसका भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे, इन सबको जोड़ के 10 का भाग दे दोगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज जो पुस्तक इशू हुई हैं उनकी संख्या निकल जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, औसत पुस्तकों की औसत संख्या, इशू की गई पुस्तकों की, इशू की गई पुस्तकों की संख्या की औसत संख्या, ठीक है ना। औसत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375। अब अगले जो प्रश्न है वो थोड़ा समझने लायक है, उनको अच्छी तरह से करेंगे अपन, है ना, आराम आराम से। 375 प्लस 280 418 502 300 प्लस 476 बटे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और जब इनको सबको जोड़ेंगे तो ये 4000 आता है, इन सबका दसों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 बटे 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 400। तो एवरेज 400 पुस्तक इशू हुई हैं, है ना। एवरेज प्रतिदिन कितनी पुस्तक इशू हुई हैं, कितनी किताबें इशू हुई हैं, 400 किताबें इशू हुई हैं, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो बेटा 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना, समझो इसको। ये कह रहा है एक कक्षा के वर्ग ए के सेक्शन ए, जो सेक्शन होते हैं ना, ए सेक्शन बी सेक्शन, वैसे सेक्शन ए के 25 छात्रों का औसत भार, एवरेज वेट दे रखा है हमको, उनका 51 किलोग्राम है। तो देखो अब इसमें एवरेज ऑलरेडी हमको दे रखा है और हमको ये भी दे रखा है इसने कि वो कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग नहीं दे रखा ना उन 25 का, है ना। तो एक तरह से ये मानो कि वो जो 25 बच्चे हैं उन सब का जो अलग अलग भार है ना, अलग अलग जो वेट है, उन सबको जोड़ के जब 25 का भाग देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही जबकि क्या कह रहा है, जबकि वर्ग बी जो सेक्शन बी है उसमें 35 बच्चे हैं, उनका औसत भार 54 किलोग्राम है, इसका मतलब उसमें कितने हैं, 35 बच्चे हैं। तो उन सब 35 बच्चों के वजन को जोड़ के जब 35 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, है ना।
फिर क्या पूछ रहा है, इस कक्षा के कुल 60 छात्रों दोनों मिला के, है ना, ए सेक्शन और बी सेक्शन में 60 हो गए कि नहीं हो गए, ए सेक्शन में तो 25 हैं और बी सेक्शन में 35 हैं, तो 25 और 35 को जोड़ दोगे तो 60 बच्चे हुए कि नहीं हो गए। तो उन 60 छात्रों के औसत भार की हमको गणना करनी है ना। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। तो देखो मैं पहले क्या कह रहा है, ये ए सेक्शन के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है ना। तो ए सेक्शन, 2 सेक्शन है देखो ये, है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना। इसमें कितने हैं, 25 स्टूडेंट हैं और इसमें कितने हैं, 35 स्टूडेंट हैं, है ना। इनका औसत कितना दे रखा है बेटा आपको, इनका औसत दे रखा है, औसत भार 51 किलोग्राम, 51 केजी, और इनका औसत भार कितना दे रखा है, इनका सेक्शन बी वाले बच्चों का एवरेज जो वेट है वो दे रखा है आपको 54 किलोग्राम। ठीक है, अब दोनों सेक्शन का मिला के 60 बच्चों का औसत आपसे पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, 60 बच्चों का औसत। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो 25 हैं इन सबका नहीं पता ना हमको, अलग अलग नहीं पता है ना, लेकिन इनका एवरेज दे रखा है इसने 51, है ना। तो ऐसे समझो आप बेटा कि ये मैंने ले लिए A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट, कितने बच्चे हैं टोटल, 25, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 A6 A7 ऐसे 25 तक आ जाएंगे, A24 A25, है ना। फिर जब इसमें कितने का भाग दिया, 25 का भाग दिया, है ना। इन सारे बच्चों के वजन को जोड़ के 25 का भाग दिया तो कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना। यानी इस सेक्शन ए के 25 बच्चों के वजन को जोड़ के अगर 25 का भाग दे देंगे तो 51 आ जाना चाहिए। देखो इसको एक नीचे कर लिया, अब इनको गुणा किया मैंने, है ना, इसको A1 प्लस इसको 1 से करेंगे यही आएगा और बराबर क्या आ जाएगा, 51 प्लस 25। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो ये हो गया A1 प्लस A2 डॉट 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 प्लस A25 बराबर हो गया 51 गुणा 25, है ना। इसका मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A25, ठीक है ना। तो इन सबके भारों का कुल योग निकल आया और 51 को जब आप किससे गुणा करोगे, 25 से जब आप गुणा करोगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 1275, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो सेक्शन बी के आ जाते हैं हम। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। तो माना B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 कहाँ तक, B35 तक, कहाँ तक, B35 तक, है ना। तो ये उन सबको जोड़ के 35 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाना चाहिए, 54 आ जाना चाहिए। नहीं, खुद कह रहा है कि उनका औसत भार कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। तो B1 प्लस B2 प्लस डैट डैट कितने हैं, ये 35 हैं, B35 बटे कितने का भाग दिया, 35 का, कितना आ जाना चाहिए, 54 आ जाना चाहिए। औसत भार यही तो होता है, सबके भारों को जोड़ के जितने बच्चे हैं उनका भाग दे दो, बराबर औसत आ जाएगा, है ना। तो देखो ऐसे ही सेम इसमें करेंगे, तो जब इसको 1 से गुणा करेंगे यही आएगा और इधर 35 को किससे कर देंगे, 54 से कर देंगे। तो ये हो गया B1 प्लस B2 प्लस B35 बराबर आ गया 54 गुणा 35, ठीक है ना। तो ये हो गया B1 प्लस B2 प्लस B35, है ना। 54 को जब आप 35 से गुणा करोगे तो ये आ जाता है 1890, है ना। इसको समीकरण 2 दे दिया, है ना। अच्छा अब देखो कि ये पूरी क्लास का वो पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है ना। तो पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा, यानी 25 बच्चे तो ये और 35 बच्चे ये, इन सबको जोड़ के कितने का भाग दे दो, 60 का भाग दे दो, है ना। तो वही आगे नहीं आ गया, है ना। तो 60 बच्चों का औसत भार, वो तो क्या हो जाएगा, 60 बच्चों का अलग अलग जोड़ बटे 60 हो जाएगी ना। तो ये अलग अलग बच्चे क्या हैं, देखो 25 बच्चे तो ये हैं, A1 प्लस A2 प्लस कहाँ तक, A25 तक, और B सेक्शन के कितने हैं, प्लस जोड़ेंगे ना इनको सबको, B1 प्लस B2 प्लस ये कितने हैं, B35, ये कितने हैं, B35। मैं कितने का भाग दे दूं, मैं 60 का भाग दे दूं, तो ये एवरेज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। इस तरह से क्या निकल जाएगा, उसका औसत निकल जाएगा।
देखो a1 प्लस a2 प्लस a25 का मान कितना है, ये रहा यहाँ से समीकरण 1 से 1275। तो इनका सबका यानी a सेक्शन के बच्चों का टोटल वजन कितना है 1275, बी सेक्शन के बच्चों का टोटल वजन कितना है 1890। तो इसकी जगह लिख देंगे 1275 और इसकी जगह लिख देंगे 1890। तो ये हो गया देखो 1275 प्लस इसकी जगह क्या रख दिया 1890, आ रहा है ना समझ में, देख लो, बटे 60। तो इन दोनों को जब जोड़ा है ना तो ये आ जाता है 3165, है ना, इन दोनों को जोड़ा 3165 आ गया बटे 60। जब इसमें भाग दोगे आप तो ये आ जाता है 52.75, है ना। तो भाग देने का क्या तरीका है, देखो बेटा कि 6 का भाग दे लिया करो इसमें, है ना, और फिर जो संख्या है उसमें इसको 60 को 6 गुणा 10 लिख सकते हैं ना, तो 6 का भाग दे लो और जो संख्या आए उसमें एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना, है ना। तो जब 3165 में जब 6 का भाग दोगे तो ये आएगा 527.5 आएगा। फिर जब 10 का और भाग दोगे तो दशमलव एक इधर की तरफ और खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा 52.75। ये क्या आ गया किलोग्राम में है वजन, तो ये आपका आंसर आ गया 52.75 केजी, है ना। देख लो अच्छा क्वेश्चन था ना, वेरी गुड। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 18। अब वो 5 संख्या हमको नहीं पता है ना, लेकिन हमको ये पता है कि उन 5 संख्याओं को जब जोड़ के 5 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा उसका मान, इतना जरूर पता है हमको, है ना। फिर कह रहा है ये यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, कोई बात नहीं हटा लो, तो औसत 16 हो जाता है। तो इसका मतलब एक संख्या हटाने के बाद वो 4 ही संख्या रह गई ना, तो उन 4 संख्याओं में जब 4 का भाग दोगे, उन 4 संख्याओं के जोड़ में जब 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये लो अभी कर देते हैं, बहुत आसान है। तो ये खुद क्या कह रहा है, देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्या मैंने मान ली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 है, वो 5 संख्या ये हैं, है ना। और इनका जब इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितना दे रखा है उसने, 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है, ठीक है ना। इन 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18। देखो वही सेम चीज है ना, इनको जब 1 से गुणा करेंगे यही संख्या आएगा और 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब देखो यहाँ मैंने इनको भी तुम कहोगे सर यहाँ डॉट डॉट क्यों लगा दी, क्योंकि बेटा इतना लिखना कोई समझदारी का काम नहीं है। 25 तक लिखना, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 तुम लिखना चाहो तो लिख लो, मुझे क्या दिक्कत है ना। ऐसे ही b35 पागल हो जाओगे ना, तो ऐसे मैंने ये डॉट डॉट करके, इसका मतलब क्या है b1 से लेके b35 तक की संख्या है। इसका क्या मतलब है a1 से लेके a25 तक की संख्या। अब ये 5 इसलिए मैंने लिख ली, ठीक है ना। तो इसको जब 1 से गुणा करेंगे, इनको गुणा किया 1 से और इधर हो जाएगा 18 गुणा 5, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और 18 पंजे 90, इसको समीकरण 1 दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है उनमें से एक संख्या हट गई, एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 रह जाता है ना। माना ये x5 हटा दी हमने तो ये 4 ही संख्या रह गई, 1 2 3 4, है ना। तो अब वो कह रहा है कि उन चारों को जब 4 का भाग देंगे तो औसत जो है वो 16 आएगा, है ना। तो अब ये माना x5 हमने हटा ली, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 में जब 4 का भाग दोगे तो x5 हटा दी ना, इसलिए अब 5 का भाग नहीं देंगे क्योंकि 1 हट गई संख्या, तो 4 रहेंगी तो 4 का भाग देंगे, और वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। खुद कह रहा है ये सवाल में कि यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो वही सेम चीज है ना, वज्र गुणा करेंगे तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएंगी और 4 को 16 से 64 आ जाएगा। तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को गुणा करोगे 1 से और ये हो जाएगा 16 गुणा 4, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 64। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो हटाई गई संख्या पूछ रहा है, x5 पूछ रहा है ना। तो देखो ये x1 से लेके x4 तक का जोड़ कितना 64, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़ 64 लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। यानी समीकरण 2 का मान किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। तो ये जो x1 से लेके x4 तक का मान कितना है 64, तो ये हो जाएगा 64 प्लस x5 बराबर 90। आया समझ में। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान किस में रख दिया हमने, समीकरण 1 में रख दिया।
1 में रखने पर क्या हो गया, देखो बेटा, है ना, ये समीकरण दोबारा लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर कितना है, 90 है ना। इनकी जगह x1 से x4 तक 64 लिख दिया मैंने, तो 64 प्लस x5 बराबर 90। तो x5 बराबर क्या हो गया, 90 माइनस 64, क्या आ गया, 90 माइनस, और 90 में से जब 64 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो पांचवी संख्या जो हटाई है वो कितनी है, 26 है ना। देखो मस्त क्वेश्चन, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसका। देखो बेटा 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। समांतर माध्य दे रखा है या औसत दे रखा है आपको, 13 संख्याएं हैं, उनका कितना है, 24 है। इसका मतलब माना x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 और x13, उन संख्याओं को जोड़ के, 13 संख्याओं को जोड़ के जब 13 का भाग दोगे तो उसका मान कितना आएगा, 24 आएगा, है ना। तो x1 से लेके x13 तक जोड़ा हमने, बटे 13 किया, बराबर कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यानी हर संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x1 में भी 3 जोड़ा, x2 में भी 3 जोड़ा, x3 में भी 3 जोड़ा, ऐसे सब में जोड़ते चले गए और लास्ट में x13 तक, x13 प्लस 3 हो गया, है ना। और फिर संख्या तो 13 ही है, वो सिर्फ 3 जोड़ा है उनमें, तो उन सबको जोड़ के 13 का भाग दोगे, उस नए माध्य में क्या परिवर्तन आया, तो जो नया माध्य निकलेगा वो कितना आया, और पहले वाला माध्य आपको दे रखा है 24, ठीक है ना। तो देखो अभी आ जाएगा आपकी समझ में। तो क्या कह रहा है ये, 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 24 है। तो अब देखो मैं x1 से x13 तक अलग अलग नहीं लिखूंगा ना इनको, बस वो डैश डैश वाला, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, एक और लिख दिया चलो आपकी खुशी के लिए, प्लस x13, ठीक है ना। आप x1 प्लस डॉट डॉट x13 भी लिख सकते हो, आप x2 x3 भी छोड़ सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा, है ना। मैं कितने का भाग दिया, 13 का भाग दिया, और वो कितना दे रखा है हमको, 24 दे रखा है। आई ना बात समझ में। तो देखो वही पहली चीज़ तो ये कर लेते हैं हम कि इनका वजह गुणा किया, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, x1 प्लस, ऐसे देख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, x13 बराबर गुणा 1 बराबर क्या हो गया, 24 गुणा 13, ठीक है ना, बराबर क्या आ गया, 24 गुणा 13। तो देखो बेटा ये तो इतना ही आएगा, x1 प्लस x13, एक और लिख दिया करो x2, ये लो, है ना, बराबर इसको 1 से गुणा यही आएगा, और 24 को जब किससे गुणा किया, 13 से किया, 312 आ गया। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि हर एक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो जो नया माध्य आएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, है ना। ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमको ये कि हर एक में 3 जोड़ दी, यानी x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस, इन सब में जुड़ जाएगा ना, और x13 प्लस 3, है ना। तो माध्य क्या होगा, ये संख्या तो 13 ही है, बस 3 जोड़ दिया सब में, तो ये बटे 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो अब देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप, x1 प्लस x2 प्लस x13 डॉट डॉट x13, और ये 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 13 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सब में रिपीट हो रहा है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x13 प्लस 3 गुणा 13, या 13 गुना 3, क्योंकि ये 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 13 बार आ रहा है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 13 बार करो, या 13 गुना 3 कर दो, बात एक ही है कि नहीं है ना। यस, तो अब ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x13 प्लस 13 गुणा 3 बटे कितना आ गया, 13, ठीक है। ये नया समांतर माध्य निकाल रहे हैं ना हम। अब देखो ये x1 प्लस x2 प्लस x13, ये यहाँ से समीकरण 1 से इसका मान कितना है, 312, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 312 लिख सकता हूँ। तो 312, इन सब की जगह 312 लिख दिया, और 13 3 39 बटे कितना हो गया, 13, है ना। तो देखो ये जब इनको जोड़ा तो ये आ गया 351 बटे 13, और 13 का भाग दो, 13 दूना 26,
है ना। 26 और 4 और 5 9, 91, 13 7, 91, तो 27 आ गया अब समांतर माध्य। तो पहले कितना था? 24 था, अब समांतर माध्य कितना आ गया? 27 आ गया, है ना। तो क्या परिवर्तन आया बताओ? पहले 24 था, अब 27, तो 3 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, है ना। तो 27 क्या है? 24 + 3, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो कि जितना आप अंक जोड़ोगे तो समांतर माध्य में उतना ही परिवर्तन आएगा। अब ऐसे समझो कि ये 13 संख्या है ना, इन सब में 10-10 जोड़ा होता, है ना, तो समांतर माध्य कितना आता बताओ? 24 में कितना जोड़ दो? 10 जोड़ दो, 34 आता फिर समांतर माध्य। समझे बात? अगर इन सब में 5-5 जोड़ा होता 13 संख्याओं में, तो नया समांतर माध्य कितना होता? 24 में कितना जोड़ दो? 5 जोड़ दो, 29 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है ये। अब इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? देखो बेटा, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो ये भी, है ना। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, है ना, 5 कर्मचारी हैं, उनका औसत मासिक वेतन दे रखा है, उनकी मंथली जो सैलरी है उसका एवरेज दे रखा है 3000। तो उनकी अलग अलग सैलरी हमको नहीं पता, है ना। तो उन पांचों की सैलरी मान लेते हैं x1, x2, x3, x4 और x5, है ना। तो फिर उन पांचों को जोड़ के x1 + x2 + x3 + x4 + x5 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर में 3000 आ जाएगा। ठीक है, यही दे रखा है इसने। अब कह रहा है एक कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया, पर शेष कर्मचारी तो कितने बचे? 4 कर्मचारी बचे। तो उसी तरह का ना सेम क्वेश्चन है, 8वां जो प्रश्न था उसी तरीके से, है ना। तो एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, रिटायर होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है ना। तो अब माना वो x5 वाला रिटायर हो गया, तो अब क्या है? x1 + x2 + x3 + x4 बटे 4, क्योंकि 4 ही हैं तो बटे 4 का भाग दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। बस अब उसका मान पहले वाले समीकरण का जब इसमें रख दोगे तो 5वें का वेतन निकल जाएगा। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय, यानी जो जो कर्मचारी रिटायर हुआ उसका रिटायरमेंट के टाइम पे कितना वेतन था वो हमको निकल जाएगा, है ना। देखो बिल्कुल आसान। तो वो माना 5 कर्मचारी मैंने क्या मान लिए? उनका अलग अलग जो वेतन है वो x1, x2, x3, x4 और x5 है ना। अब ये खुद कह रहा है कि इनका औसत मासिक वेतन जो है वो 3000 है। इसका मतलब इन पांचों को जोड़ के 5 का भाग देंगे, बराबर कितना है? 3000। तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 में किसका भाग दिया? 5 का, बराबर कितना दे रखा है हमको? 3000 दे रखा है। वही सेम चीज इसके नीचे 1 किया, है ना। वज्र गुणा करोगे इस संख्या को इसके, यानी इसके अंश को इसके हर से और इसके हर को इसके अंश से गुणा किया। तो देखो x1 + इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा। तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 गुणा 1 किया, बराबर क्या आ गया? 3000 गुणा 5, 15000 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 15000। तो ये हो गया x1 + x2 + x3 + x4 + x5 बराबर 15000, है ना। अब एक कर्मचारी रिटायर हो गया, ये माना ये x5 जो है रिटायर हो गया, तो अब 4 ही रह गए, x1, x2, x3 और x4। इनका औसत हमको दे रखा है कितना? 3200 हो जाता है। इनका एवरेज कितना दे रखा है? 3200। तो क्या हो जाएगा? 3200 कैसे निकलेगा? इन चारों को जोड़ के 4 का भाग दे देंगे, बराबर 3200 कर देंगे। तो x1 + x2 + x3 + x4 में 4 का भाग दिया, बराबर कितना दे रखा है हमको? 3200। सेम चीज इसके नीचे किया, इसको बजगुणा किया, इसको 1 से करेंगे तो x1 + x2 + x3 + x4 गुणा 1 बराबर 3200 गुणा 4। तो ये हो गया x1 + x2 + x3 + x4। आ रहा है ना बच्चों समझ में? बेटा आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, है ना यार, इतना तो कर सकते हो आप। मैं आपके लिए इतना वीडियो बनाता हूँ तो तुम 2 सेकंड में तो खैर नहीं, 1 मिनट में कमेंट में लिख दिया करो, सर बहुत अच्छा लगा, ये बहुत गंदा लगा। ठीक है, 3200 गुणा 4 करोगे तो ये, और इससे बेटा मुझे पता चल जाता है ना। और तुम अपने सुझाव भी दे सकते हो, कुछ भी जो भी कोई डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। 10th क्लास की साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस। ठीक है,
तो ये बराबर कितना हो गया, देखो ये 0 0, 3200 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 12800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12800। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गया। अब इस समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर कितना है, 15000 है ना। तो मैंने ये इनको अलग कर दिया क्योंकि इसकी जगह में मुझे क्या रखने हैं, 12800 रखना है। तो ये हो जाएगा 12800 प्लस x5 बराबर कितना हो गया, 15000। तो पक्षांतर कर दोगे ट्रांसपोजिशन, तो 15000 माइनस 12800। तो जब 15000 में से 12800 घटाओगे तो घटाने में गलती जरूर कर देना मजाक कर रहा हूँ, 2200 रुपये आ गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब 5वां जो कर्मचारी है उसका रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी कितनी है उसकी, 2200 रुपये। पुराने ज़माने की बात है ये, है ना। अभी तो 2200 रुपये में कुछ नहीं आता बेटा, है ना। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको आनंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही करके धीरे धीरे अपन आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते रहेंगे। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।